आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। क्या तुर्की ने ईरान की बहुत बड़ी मदद की थी जंग के दौरान? क्या रजब तैयप एर्दोगान ने ईरान में इस्लामी निज़ाम को गिरने से रोकने के लिए, बचाने के लिए ईरान की इनडायरेक्ट मदद की थी? और क्या इस पूरे मामले में तुर्की का अपना भी कोई मफाद, कोई फ़ायदा, कोई नफ़ा छुपा हुआ था? और आखिर एर्दोगान के इस कदम के लिए उन्हें कोस कौन रहा है? बुरा किसका हो गया है? दोस्तों, अगर 2 जून को सामने आई नई रिपोर्ट को देखा जाए तो एक लफ्ज़ में होगा जवाब, हाँ ऐसा हुआ है। तो रिपोर्ट पढ़ें, क्योंकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की ने वो काम किया है जो शायद कोई और नहीं कर पाया। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने उस प्लान को रुकवाने में अहम किरदार निभाया जिसका मकसद ईरान के मौजूदा निज़ाम को बदलना था, यानी आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई और IRGC और मुज्तबा ख़ामेनेई के निज़ाम को पलटना था। अब इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है वो भी सुन लीजिए। 2 जून 2026 को इस्राएली वेबसाइट जेफीड, तुर्की के अखबार तुर्की टुडे, अज़रबैजान के न्यूज़ पोर्टल कैलिबर ने PBS न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के हवाले से दावा किया। PBS न्यूज़ की ओरिजिनल रिपोर्ट है, उसके हवाले से लिखा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में रिजीम चेंज के लिए एक ठोस प्लान बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ रह चुके तामीर हेमन ने PBS को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस प्लान में ईरान के प्रेसिडेंट रह चुके महमूद अहमदीनेजाद का नाम भी शामिल था। अहमदीनेजाद के रोल पर हम बाद में बात कर लेंगे। तामीर हेमन के मुताबिक ये कोई अकेला कदम नहीं था, बल्कि कई सीक्रेट ऑपरेशंस की एक पूरी चेन का हिस्सा था, जिनमें से ज़्यादातर की तफसील आज भी सामने नहीं आई है। लेकिन तुर्की ने ईरान की इतनी बड़ी मदद क्यों की? उसके लिए इस खबर का अगला हिस्सा सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनिएगा। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस पूरी प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा कुर्द लड़ाकों से जुड़ा हुआ था। प्लान ये था कि कुर्द फोर्स को इस्तेमाल करके पूरे रीजन की तस्वीर बदल दी जाए और ईरान के अंदर हालात को निज़ाम बदलने की तरफ धकेल दिया जाए, यानी कुर्दों के सहारे ईरान की हुकूमत गिरा दी जाए। इन्हीं कुर्दों को अमेरिका ने फरवरी में जंग शुरू करने से कुछ दिनों पहले ही भारी हथियार भी पहुंचाए थे। रिपोर्ट्स आई थी, हमने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर तुर्की सामने आ गया। तामीर हेमन के मुताबिक रजब तैयप एर्दोगान ने कुर्द ताकतों को तुर्की के लिए बड़ा खतरा माना और अमेरिका पर प्रेशर डाला कि ऐसे किसी प्लान का साथ ना दिया जाए। रिपोर्ट का दावा है कि तुर्की ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दिलाया कि कुर्दों की मदद करना या किसी कुर्द स्टेट के बनने का रास्ता खोलना तुर्की के और दूसरे मुल्कों के अपने मफाद के खिलाफ होगा। तामीर हेमन के मुताबिक यही वो मोड़ था जिसने ट्रंप को पूरी प्लानिंग रद्द करने पर मजबूर कर दिया और इसराइल के साथ ही नेतन्याहू का ख्वाब धरा का धरा रह गया कि ईरान का निज़ाम गिरा दिया जाए। याद रखिएगा कि तामीर हेमन कोई ऐरा गैरा शख्स नहीं है, बल्कि वो इसराइल की मिलिट्री का, IDF का साबिक यानी पूर्व इंटेलिजेंस चीफ रह चुका है। इंटेलिजेंस चीफ का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे अपनी CBI का चीफ। यानी अगर तामीर के बयान और इस रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो तुर्की ने ईरान की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए कदम उठाया था। लेकिन मदद इनडायरेक्टली ईरान की भी हो गई। इसका नतीजा ये निकला कि ईरान के ख़िलाफ़ तैयार की जा रही एक बड़ी प्लानिंग आगे नहीं बढ़ सकी। अब सवाल ये है कि अगर उस वक्त तुर्की बीच में ना आता तो क्या आज मिडिल ईस्ट की तस्वीर कुछ और होती, और क्या ईरान का निज़ाम आज उसी शक्ल में मौजूद होता जैसा आज दिखाई देता है? इस सवाल का जवाब बहुत से लोग ना में देंगे, ना इत्तेफाकी जाहिर करेंगे। लेकिन याद रखिए कि अमेरिका ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई, उनके ख़ास लारिजानी और ईरान के दर्जनों बड़े चेहरे, IRGC के कमांडर, सबको मार दिया। और ये सब कुछ ईरान का निज़ाम बदलने की प्रोसेस की शुरुआत थी। दूसरी तरफ सरहदी इलाकों से कुर्द भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर अचानक जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों तक महदूद रह गई और फिर सीज़फायर हो गया। लेकिन ईरान का निज़ाम गिर जाना भी कोई आसान काम नहीं होता, ये भी कहना पड़ेगा। वहाँ एक के बदले कई लोग खड़े हुए हैं जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए। मगर ये भी कहना होगा कि ईरान के अंदर जिस हिसाब से गद्दार मौजूद है, उसे देखते हुए कुछ भी हो सकता था, जो फ़िलहाल नहीं हुआ। और अब उस नहीं होने का जिम्मेदार या सेहरा पॉजिटिव तौर पर एर्दोगान के सिर पर बांधा जा रहा है। अब दूसरी खबर सुनिए। क्या अमेरिका अब ओमान पर भी दबाव डाल रहा है?
क्या डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने ओमान से साफ कह दिया है कि या तो अमेरिका के साथ खड़े हो जाओ या फिर नतीजों के लिए तैयार रहो अगर ईरान के साथ रहते हो? और नतीजों का मतलब है बमबारी और हमले। दोस्तों, 2 जून को सामने आई एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब ओमान पर दबाव बढ़ा रहा है और ट्रंप की हुकूमत चाहती है कि ओमान ईरान से अपने रिश्ते तर्क कर दे, कम कर दे या उससे दूरी पूरी तरह बना ले। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अफसरान ने ओमान को साफ साफ पैगाम दे दिया है अब कि अब दोनों तरफ रिश्ते निभाने की पॉलिसी ज़्यादा देर नहीं चल सकती और उसे एक मुल्क को चुनना होगा, ओमान को। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका को शक है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान किसी तरह का टोल या फीस लगाने की कोशिश करता है तो ओमान उसका साथ दे सकता है या कम से कम उसका अपोज नहीं करेगा। दोस्तों, यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक है और दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की हुकूमत ने ओमान को ये भी इशारा दिया है, सुनिएगा, ये भी इशारा दिया है कि अगर उसने ईरान का साथ दिया तो उस पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं और मिलिट्री एक्शन, फौजी कार्रवाई जैसे ऑप्शंस भी मेज़ पर रहेंगे। यानी अमेरिका ने ओमान को बम और मिसाइल बरसाने की भी धमकी साइलेंटली दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ ओमान ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। ओमानी अफसरों का कहना है रिपोर्ट के मुताबिक कि हॉर्मुज में किसी टोल सिस्टम का हिस्सा बनने या जहाज़ों से फीस वसूलने की ओमानी हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं है। वाशिंगटन में ओमान के सफ़ीर, ओमान के एम्बेसडर ने भी अमरीकी अफसरों को यही यकीन दिलाया है कि ऐसी कोई स्कीम मौजूद नहीं है। क्यों गर्म हो रहे हो? दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ओमान लंबे वक्त से एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता रहा है जो अमेरिका और ईरान दोनों से बात करता है और अक्सर दोनों के बीच पैगाम पहुंचाने का काम भी करता है। लेकिन लगता है कि अब ट्रंप की हुकूमत ये चाहती है कि ओमान अपनी न्यूट्रल पोजीशन छोड़कर खुलकर एक तरफ खड़ा हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या ओमान अपनी पुरानी पॉलिसी पर कायम रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, या फिर बढ़ते अमरीकी दबाव के सामने उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, किसी एक तरफ जाना पड़ेगा? क्या ओमान भी ईरान का साथ छोड़ देगा? बता दूं कि ईरान वो वाहिद मुल्क है अरब मुल्कों में जो ईरान का बहुत गहरा दोस्त है और ईरान उस पर बहुत यकीन करता है और अंदर ही अंदर खिचड़ी चल रही है कि दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल टैक्स तो नहीं लेकिन सर्विस फीस जहाज़ों से ज़रूर वसूलेंगे। ऐसा आई खबर तो आई और ईरान के अफसरान के हलकों से खुद ये लफ्ज़ बाहर निकले। ये खबर और सुन लीजिए। इसराइल के अंदर इस वक्त अलग किस्म का बवाल मचा हुआ है। इसराइली फ़ौज हुकूमत की ताकत है, लेकिन यही फ़ौज में नए रंगरूटों की भर्ती का मामला, इसी फ़ौज में वो हुकूमत की गले की हड्डी बन गया। वजह है कट्टरपंथी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जो नया कानून बना उसकी मुखालफत अब वो सड़कों पर हो रही है। और हो रही है तो ये हो रहा है कि जो आईडीएफ के मौजूदा फ़ौजी हैं वो भी माहौल संभालने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें घेर लिया जा रहा है। अब देखिए जे-फिट की हेडलाइन, स्पेशल फोर्सेस रेस्क्यू आईडीएफ सोल्जर फ्रॉम वायलेंट जेरूसलम प्रोटेस्ट। समझ रहे? वायलेंट जेरूसलम प्रोटेस्ट से स्पेशल फोर्सेस, इसराइल की स्पेशल फोर्सेस आईडीएफ के एक फ़ौजी को बाहर निकाल कर लाई, बचा कर लाई और वो तस्वीरें भी सामने आई जब उसे घेर लिया गया। ये तो अच्छा हुआ, हमारे यहाँ तो बनियान और शर्ट सब बराबर कर देते। तो ये हेडलाइन आज बन रही है, लेकिन ये जहाँ तक मुझे इल्म है ये सब कल हुआ था। अब वो देखो आईडीएफ का फ़ौजी बीच में खाकी और वो जैतून कलर की जो है वर्दी में खड़ा हुआ है, बाकी हेड कोट लगाए, ये सब कट्टरपंथी यहूदी हैं, घेर लिया। अब ये सब कहते हैं कि भैया हम नहीं जाएंगे। उसे फिर पकड़कर स्पेशल फोर्सेस उस बचा कर रेस्क्यू करके उस आईडीएफ के फ़ौजी को ले गई और ये कहते हैं कि हम फ़ौज में भर्ती नहीं होंगे। इनको कहा जा रहा है कि फ़ौज में भर्ती हो, बाकी यहूदी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, ये क्यों नहीं मरेंगे, ये भी जाएं, ये भी लड़ें, ये भी मुल्क के लिए जान दें। वो जो प्रॉमिस लैंड है उस प्रॉमिस के लिए ये अपनी कुर्बानियाँ देने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। और हाँ, मैं ख़बरें उस बिना पर सुनाता हूँ जैसे आती हैं सामने।
میرا کوئی موقف اپنا نہیں ہوتا، کیونکہ میں اپنا نظریہ ڈال دوں یا کسی طرف کھڑا ہو جاؤں تو وہ کہلائے گا ایجنڈا، اور ویسی خبریں بنانا کہلاتا ہے پروپیگنڈا۔ تو میں کیوں آپ کو اپنی سوچ دوں؟ آپ کے پاس تو اب ویسے ہی بہت لوگوں کی سوچ آ چکی ہے، ایک آئی ٹی سیل آپ کو آپس میں بانٹ ہی چکا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، دیتے رہیے۔ ہم بیلنس نیوز دیں گے، کیونکہ ایک دن آپ کو بیلنسنگ کی طرف کچھ 5-10% کی بات کروں آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کل کوئی اور ہیرو تھا، پھر کوئی اور ہیرو ہو گیا، پھر 400 سال پہلے 800 سال پہلے کوئی اور ہیرو تھا، آج کوئی اور ہیرو ہے، کل کوئی اور ہیرو ہوگا۔ لوگوں کے ہیرو بدلتے ہیں، سچ کو نہیں بدلنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔